Welcome to LaunchPad Education. My name is Sumit and this is the most comprehensive video you will find on National Education Policy 2020 recently approved by Union Cabinet of India. ये एक काफ़ी हिस्टोरिक पॉलिसी है तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। तो 10 से ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ करके ये वीडियो बनाई गई है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली यू नीड नॉट read 10 newspapers or different sources to comprehensively cover this policy. और आपकी आसानी के लिए we are dividing this video lesson into 3 sections. The first one is major highlights of national education policy. कुछ टारगेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए रखे हैं, देश के लिए रखे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में आगे 2030 तक, 2035 तक, 2025 तक क्या करना चाहता है भारत। सेकंड सेक्शन होगा स्कूल एजुकेशन को डेडिकेटेड। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 में स्कूल एजुकेशन को लेकर क्या कहा गया है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या फ्यूचर होगा स्कूल एजुकेशन का। एंड थर्ड सेक्शन इज डेडिकेटेड टू द हायर एजुकेशन. So national policy on education for 2020 on higher education will be the third and last section. इस तरीके से हम national policy on education 2020 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. So let's start our discussion with the need of this new policy. क्या जरूरत थी national policy on education 2020 की? पिछली policy on education इंडिया की आई थी 1986 में. 34 साल पहले लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी और वो काफी आउटडेटेड हो चुकी थी. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स हैं. Some of them are listed here. The first one is that a lot of what is taught to us in our schools and colleges that is of little use. Schooling और colleges पूरा करने के बाद जब हम अपनी लाइफ में जाते हैं, रियल लाइफ में एंटर करते हैं, जॉब्स में, बिजनेसेस में, वी रियलाइज कि कितना कुछ पढ़ाया गया था उसका यूज नहीं होता. तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसको भी चेंज करने की कोशिश करेगी. एजुकेशन इट डज नॉट मेक स्टूडेंट्स जॉब रेडी. After completing your graduation, engineering, graduation in commerce, industry says कि जो graduates हैं वो employable नहीं हैं. They are not the desirable talent. जैसा talent हमें चाहिए था वैसा नहीं education system बना पा रहा और students को jobs नहीं मिलती हैं. So these 2 points that education doesn't make students job ready and industry fails to get the right skill. The next weakness of Indian education system is कि रट्टा मार के अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिखाते हो यू विल गेट 95% प्लस मार्क्स. अगर आपके किसी कारण से इससे कम मार्क्स आते हैं तो आजकल सोसाइटी में यू डोंट गेट द रिस्पेक्ट, यू डोंट गेट गुड कॉलेजेस. और एजुकेशन सेक्टर के एक्सपर्ट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इस मार्क्स बेस्ड रॉट लर्निंग सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज करते हैं. काफी डेकेड से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है. प्रेजेंट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड ये इस चीज को भी चेंज करने की कोशिश करेगी. इंडिया के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग इट इज एक्सट्रीमली लो. हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को स्किल ट्रेनिंग नहीं की जाती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, जहां पे 90%, 80% लोग स्किल्ड हैं आफ्टर दे कंप्लीट देयर एजुकेशन. इंडिया में ये रेट है 10% के करीब. तो जब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के यू विल रियलाइज इन सभी चीजों को चेंज करने की कोशिश स्टार्ट की है विद दिस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इसके अलावा कुछ बड़े कॉमन वीकनेसेस हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के. स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस एंड इसकी वजह से सुसाइड्स होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन. क्वालिटी काफी बुरी है ज्यादातर कॉलेजेस की, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की. देन देयर इज लैक ऑफ क्वांटिटी. आप अच्छी सीट्स नहीं ले पाते. अच्छी सीट्स लेने के लिए आपको 98%, 97% मार्क्स लेने पड़ते हैं. सो देयर इज अ लैक ऑफ सीट्स, अ लैक ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पे और ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है. देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी. स्पेसिफिकली अगर हम एग्जांपल लें, मेडिकल सीट्स वो बहुत महंगी एजुकेशन है. 30 lakhs, 40 lakhs में स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन पाते हैं एंड इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल द इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज. इसके अलावा नेक्स्ट वीकनेस दैट वी आर लिस्टिंग हेयर इज एक्सेसिबिलिटी. छोटे टाउन्स के अंदर अच्छे कॉलेजेस इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है. To get good education you have to go to big cities. There are very few colleges. So these are some of the major drawbacks of India's education system. तो national policy on education 2020 जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है जुलाई 2020 में, ये कैसे इन सभी चीजों को चेंज करने की कोशिश करेगी. We are starting with the major, the biggest headlines
द हाइलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नई सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक कमेटी बनाई गई थी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट वाज लेड बाय फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सरकार का पहला कदम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने की ओर। सेकेंड स्टेप वाज टेकन बाय क्रिएटिंग अ पैनल। अब ये पैनल लीड किया था इसरो चीफ, फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन ने, और इस पैनल ने एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी को यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और द HRD मिनिस्ट्री, जो अभी तक एजुकेशन का सारा काम देखती थी, उसको सबमिट किया। दिस रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक फॉर सजेशंस। काफी ज्यादा डिस्कशंस की गई आम पब्लिक के साथ, ऐसा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया। एंड फाइनली दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज मेड। सो लास्ट पॉलिसी दैट केम वाज इन 1986 एंड इसी पॉलिसी को 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में रिवाइज किया गया। इन 86 मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, सो ही ब्रॉट द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की गई है उसने HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया है। नाउ HRD मिनिस्ट्री विल बी नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। इस पॉलिसी में भारत सरकार ने टारगेट रखा है एजुकेशन पे होने वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी खर्च का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है चाहे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, इस एलोकेशन को 4.43% ऑफ GDP से बढ़ा के 6% ऑफ GDP लेके जाया जाएगा। ये टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसके अलावा फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बेसिक लिटरेसी, साक्षरता और न्यूमरेसी स्किल्स, बेसिक नंबर स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स सबके पास हों 2025 तक, ऐसा टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ऐसा करने के लिए एक नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट टारगेट इज फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। प्रेजेंटली 26.3% ऑफ इंडियंस that belong to the age group of higher education, they go for higher education, बाकी सभी हायर एजुकेशन नहीं करते हैं। तो इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा के 50% तक लेके जाया जाएगा बाय 2035। ये नेक्स्ट टारगेट है हायर एजुकेशन को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में 3.5 करोड़ सीट्स ऐड की जाएंगी। हमने डिस्कस किया था एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम को। देयर आर नॉट इनफ कॉलेज सीट्स, तो बच्चों को एडमिशंस नहीं मिलती हैं एंड इसकी वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई ऑफ कॉलेज सीट्स इज वेरी लेस, अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू बन जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो गवर्नमेंट 3.5 करोड़ सीट्स ऐड करेगी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हायर एजुकेशन में हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की। प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल तक यानी स्कूलिंग एजुकेशन के लिए टारगेट है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का बाय 2030। नेक्स्ट गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज 2 करोड़ बच्चे जो अभी स्कूल्स के अंदर नहीं हैं उनको स्कूल्स में लेके आया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims to bring 2 crore out of school children back into the mainstream through open schooling system. Next point and a very important one, right to education. इसको extend किया गया है for the children between 3 to 18 years. आपको नोट कर लेना चाहिए इससे पहले, राइट टू एजुकेशन इट कवर्स द स्टूडेंट्स बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। अब इसको दोनों एंड्स पे एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 to 18 ईयर्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, दे विल हैव अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भारत सरकार का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स के ऊपर जो लोड है वो कम होगा एंड स्टूडेंट्स विल बिकम मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। दैट मीन्स ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडियन स्टूडेंट्स जानते होंगे, इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस, एंड दे विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने साइंस सब्जेक्ट्स चूज कर लिए हैं तो उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू चेंज दिस थिंग एंड स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। जेंडर पैरिटी लाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जेंडर इंक्लूजन फंड की प्रोविजन है। डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स, फॉर देम देयर विल बी अ स्पेशल एजुकेशन जोन्स। अभी तक आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs के बारे में तो सुना होगा,
Now, National Education Policy, it proposes special education zones for the disadvantaged regions and groups. टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, सो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्चुअल लैब्स एस्टैब्लिश करेगी। अ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड, और ये फोरम क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेगा। टीचर्स को, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में आसानी हो, ऐसी एप्स डेवलप की जाएं, सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाएं, मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन डिलीवरी के लिए हो सके। सो दिस फोरम इट विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म to enable use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. Next point is of interest for all the parents. There will be fee capping. ऐसी complaints सुनी जाती हैं in almost every town in India that so and so private school, so and so college and even now public schools and colleges, they are charging too much fees. तो अब मैक्सिमम फी को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए कैप कर दिया जाएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज इन इट। अगला कदम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड, या फिर ऐसा कहें इंडियन पास्ट लैंग्वेजेस से रिलेटेड। इन दोनों से रिलेटेड स्टेप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, एज वेल एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। दीज टू इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू बी सेट अप। अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द पंजाबीज दे डोंट अंडरस्टैंड तमिल एंड Bengalis don't understand Kannada. So there is a need of translation, interpretation. So Indian Institute of Translation and Interpretation will be set up, and इसके अलावा National Institute for Pali, Persian and Prakrit. ये historical languages हैं, या फिर historical नहीं हैं तो बहुत कम लोग इनको यूज करते हैं। Next point, and all these points are very important. We are discussing the major highlights of National Education Policy. The first section that we were supposed to discuss. National Education Policy एक apex body create करेगी. This will be the राष्ट्रीय शिक्षा आयोग or the National Education Commission. This commission will be headed by the Prime Minister of India. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्या रिफॉर्म्स लेके आने हैं, कुछ मेजर स्टेप्स, और whatever the Prime Minister and this commission wants to do, it will be done under the National Education Commission. ये थे कुछ major points, major highlights. Now we are going to move to the second section, National Education Policy 2020 on the school education. तो school education के बारे में क्या चीजें कही गई हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, और ये एक काफी सेंसिटिव इशू है इंडिया में, लैंग्वेज के इशू पे, मदर टंग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इस इशू के ऊपर इंडिया में राइट्स तक हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस चीज का ध्यान रखा है कि कोई भी सेक्शन, स्पेसिफिकली द नॉन हिंदी स्पीकर्स, द साउथ इंडियंस, वो अनकंफर्टेबल ना फील करें। सो क्या प्रोविजंस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज, इट इज गोइंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल क्लास 5। तो क्लास 5 तक आप अपनी मदर टंग, अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करोगे। आफ्टर दैट इट विल बी ऑप्शनल। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट सेज दैट प्रेफरेबली टिल क्लास 8th एंड बियॉन्ड। लेकिन इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्पेसिफिकली क्लियर किया, नो लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन एनीवन। किसी के ऊपर कोई भी लैंग्वेज कंपल्सरीली इम्पोज नहीं की जाएगी। अब इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट की बहुत कमी है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, रीजनल लैंग्वेजेस का कंटेंट नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने लीड ली है। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू डेवलप ई कोर्सेज और द वर्चुअल कोर्सेज इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस। इनिशियली स्टार्टिंग होगी 8 रीजनल लैंग्वेजेस से, इसके बाद जितनी भी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें कोर्सेज डेवलप किए जाएंगे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू दिस। सभी क्लासेस में, सभी लेवल्स में, हायर लेवल्स, सीनियर सेकेंडरी लेवल्स, सेकेंडरी लेवल्स, एवरी लेवल विल हैव द ऑप्शन ऑफ संस्कृत। आप संस्कृत पढ़ सकते हो इफ यू विश टू। फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं वो आप पढ़ पाओगे ओनली इन द सेकेंडरी स्कूल लेवल, नॉट बिफोर दैट। Next thing is related to the classical languages of India. All students in all the schools, whether they are public schools or private schools, they will have to take at least 2 years of classical language of India course in classes or grades 6 to 8. अब classical languages of India कौन सी हैं? So these are the classical languages of India. You don't have to Google it. 6 languages को classical languages का status दिया गया है. These are Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam and Odia,
and brackets में are the years mentioned when these were given the status of classical languages of India. तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जिससे ऐसा स्टेटस किसी लैंग्वेज को मिलता है, बाकी लैंग्वेजेस को क्यों नहीं मिला. दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन एंड आपको याद रखना है इन 6 लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी मेंशन्ड नहीं है. सो एक क्राइटेरिया है, अगर एक लैंग्वेज उस पर खरी उतरती है, ओनली देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज going to give the status of classical language to that language. क्या क्राइटेरिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने राज्यसभा में बताया क्लासिकल लैंग्वेज माने जाने का ये क्राइटेरिया रहेगा कि इट इज वेरी ओल्ड, देयर इज हाई एंटीकिटी. वो लैंग्वेज 1500 से 2000 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए और उसके जो अर्ली टेक्स्ट हैं वो इसका प्रमाण दें, तो ही उसको क्लासिकल लैंग्वेज माना जाएगा. सेकेंड क्राइटेरिया इज ऐसी एंशिएंट लिटरेचर होनी चाहिए, एंशिएंट टेक्स्ट होने चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर जो एक वैल्यूएबल हेरिटेज मानी जाती है बाय मेनी जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, मानी जाती है या मानी जाती थी. उस लैंग्वेज की लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होनी चाहिए, वो लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज से बोरोड नहीं होनी चाहिए. सो इट शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी. और ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज अपने मॉडर्न फॉर्म से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. जो प्रेजेंटली संस्कृत बहुत कम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, लेस देन 1%, वो वैदिक संस्कृत यानी कि क्लासिकल ओल्डर संस्कृत के फॉर्म से डिफरेंट होनी चाहिए. सिमिलरली फॉर तमिल एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस, अगर ये 4 पॉइंट्स, अगर 4 क्राइटेरियाज कोई लैंग्वेज फॉलो करती है, ओनली देन दैट लैंग्वेज इज गोइंग टू गेट द टैग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस. सो कमिंग बैक टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट्स को क्लासिकल लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सलाइजेशन. दैट मीन्स एवरीबडी विल बी पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम ECCE लेवल्स टू सेकेंडरी एजुकेशन लेवल्स. व्हाट इज ECCE? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. दैट मीन्स प्लेवे से स्टार्ट होके स्कूलिंग तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी. एंड द टारगेट इज टू कंप्लीट दिस यूनिवर्सलाइजेशन, दैट मीन्स 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030. स्टेट्स के अंदर स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड रेगुलेटरी बॉडी होगी, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एंड ये हर एक स्टेट में रहेंगे इंडिया के. अगली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूलिंग में लेके आएगी, दैट इज 5+3+3+4 सिस्टम. एंड ये रिप्लेस कर देगा 10+2 सिस्टम को, जो प्रेजेंटली स्कूलिंग सिस्टम है उसको रिप्लेस करेगा. अ न्यू सिस्टम विच इज बीइंग कॉल्ड 5+3+3+4. प्रेजेंट इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम 3 से 6 साल के बच्चों को इंक्लूड नहीं करता. सो द न्यू सिस्टम इज गोइंग टू मेक दीज पीपल ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम. सो 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम का हिस्सा बन पाएंगे इस नए सिस्टम में. एंड दिस इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम. सारी दुनिया में ऐसा सिस्टम है बिकॉज at this stage, the 3 to 6 year age, it is considered as the crucial stage for development of mental faculties of a child. अब इस 5+3+3+4 सिस्टम को हम डिटेल में समझते हैं. What is this? These are basically years. तो पहला फेज है 5 years फेज है फाउंडेशनल स्टेज, एंड दिस इंक्लूड्स 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और द प्री स्कूल लेवल्स एंड 2 years ऑफ प्राइमरी स्कूल लेवल्स. प्राइमरी स्कूल लेवल्स होंगे क्लासेस और ग्रेड्स फर्स्ट एंड सेकंड. दिस 3+2 इज द 5, द फर्स्ट 5 इन द सिस्टम, एंड दिस विल बी नोन एज फाउंडेशनल स्टेज. तो इस स्टेज के ऊपर क्या फोकस रहेगा? देयर विल बी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर ECCE. ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आएगी जो प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years. तो ये पहले 5 साल रहेंगे एजुकेशन सिस्टम में. नेक्स्ट 3 इज द प्रेपरेटरी स्टेज. ये है एज ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए जो 8 से 11 साल के बीच में होंगे, एंड दीज क्लासेस विल बी 3rd, 4th एंड 5th क्लास. दैट इज वाई 3. इस टाइम पे देयर विल बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंसेस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज. सो बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड एक्सपीरियंशियल मीन्स बाय एक्सपीरियंस. स्टूडेंट्स को ये सारी लर्निंग करवाई जाएगी बाय एक्सपीरियंसेस. दे आर नॉट गोइंग टू सिट एंड जस्ट क्रैम एवरीथिंग. रॉट लर्निंग नहीं करवाई जाएगी. इट विल बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द प्रेपरेटरी स्टेज, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज मिडिल स्टेज. मिडिल स्टेज रहेंगे क्लासेस और ग्रेड 6 to 8, एंड ये कवर करेंगे 11 से 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स को. अब फाइनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग की जाएगी. सो विद अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड
curricular style. A very important point here is that middle ages जब स्टार्ट होंगी, मिडिल स्टेज जब स्टार्ट होगा 6th क्लास से, तो स्टूडेंट्स को कोडिंग और इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट करवा दी जाएंगी। इंटर्नशिप्स एवरीबडी नोज, अगर आप किसी कंपनी में या किसी रियल लाइफ बिजनेस में जाके कुछ काम करते हो, कुछ सीखते हो, दैट विल बी कॉल्ड इंटर्नशिप। कोडिंग और प्रोग्रामिंग, इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स में कोडिंग इस्तेमाल की जाती है वेबसाइट्स को प्रोग्राम करने के लिए, एप्स को प्रोग्राम करने के लिए एंड certain other things. So basically preparing the students for the future technology based world. Coding and internships from class 6 onwards. अगली stage है secondary or the higher stage, classes 9th to 12th. So 5 plus 3 plus 3 and now we are at the plus 4 stage. इसमें 4 classes रहेंगी और 4 साल रहेंगे एज के, 9th class से लेके 12th class तक. And this is divided into 2 phases, 9th and 10th in the first phase and 11th 12th in the second phase. Age group रहेगा students का 14 years से 18 years तक. And this education will be based on critical thinking, attention to the life aspirations of students. There will be flexibility and choice of subjects. So कुछ भी rigid नहीं रहेगा इस education policy के अंदर. ये हम आगे भी discuss करेंगे कैसे होगा ये. And there will be an option to exit at grade 10. And you can re-enter at a later stage in grade 11. तो इंडिया की सोशल रियलिटीज को देखते हुए इस टाइम पे काफी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल्स छोड़ जाते हैं, एजुकेशन को छोड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल रीजंस और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन और एनी अदर रीजन. सो देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन एग्जिट एट दिस ग्रेड and you can re-enter if at later stages you realize the importance of education. So this was your 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. एग्जामिनेशंस के बारे में क्या कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का? A lot of experts say कि एग्जामिनेशंस होने ही नहीं चाहिए. ऐसा इतना रेवोल्यूशनरी कुछ चेंज नहीं किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने. एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे क्लासेस 3, 5 and 8 में, unlike the present annual exams every year. So they are reducing the burden of examinations for sure. And this exam, it is not going to be rote learning. It is going to test your basic learning outcomes, application of knowledge in real life situations. आपने ACER सर्वे के बारे में शायद सुना हो. ACER is an annual status of education report. This survey is conducted by an NGO named Pratham. और उसमें हमें ये पता लगता है कि क्लास 3rd का स्टूडेंट बेसिक वर्ड्स नहीं पढ़ पाएगा, क्लास 5th के स्टूडेंट्स बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं. सो लर्निंग आउटकम्स जब हम मेजर करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स की वो काफ़ी बुरी है. Now the latest examination system in this education policy, it is going to test the learning outcomes and application of knowledge in the real life situations. Unlike the present annual exams, 10th और 12th class के boards continue रहेंगे. सभी board exams 2 languages में रहेंगे. They will be held in at least 2 languages. And every subject in these board exams, it is going to have objective and descriptive exam like the UPSC prelims and mains. अभी ऐसा boards में नहीं होता. So as per the national education policy, there will be objective and descriptive exam for every subject. Board exams will be made easier. ऐसा कहना है national education policy का. And they are going to test primarily the core capacities and competencies rather than rote learning. So cramming को phase out करने की कोशिश की जाएगी एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर फ्यूचर उन्होंने कहा है कि बोर्ड आने वाले टाइम में कुछ नए मेथड्स, कुछ नए वायबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स डिवाइस कर सकता है विच कैन बी बेस्ड ऑन एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इज रिलेटेड टू प्रोग्रेस कार्ड्स. रिपोर्ट कार्ड्स जो दिए जाते हैं स्कूल्स के अंदर, तो प्रोग्रेस कार्ड जो होंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए, उनको रीडिजाइन किया जाएगा. और इन रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर सिर्फ मार्क्स नहीं होंगे. दे विल नॉट हैव जस्ट मार्क्स, बट दिस विल बी अ होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस एंड यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, साइकोमोटर एबिलिटीज, these are related to the mental capacities of each child which are different. So इस यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड उस तरीके से रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे. There is going to be a national assessment center named PARAK. PARAK stands for Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. So ये फुल फॉर्म है PARAK की. ऐसा एक
नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा स्टूडेंट्स को यूनिकली परखने के लिए। स्कूल करिकुलम को, सिलेबस को कम किया जाएगा एंड देयर विल बी ओनली कोर कंसेप्ट्स इन द स्कूल सिलेबस। टीचर से रिलेटेड जो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, these are that there will be a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education 2021 which will be formulated by National Council for Teacher Education in consultation with NCERT। 2030 तक टीचिंग करने के लिए एक नया सिस्टम होगा और ये होगा मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग आफ्टर अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स। तो ये सभी चीजें थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड थी। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हायर एजुकेशन, एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो लेसन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के अंदर एक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम रहेगा कि आप जब मर्जी हायर एजुकेशन सिस्टम में आ सकते हो और जब जाना चाहो या एग्जिट करना पड़े आउट ऑफ सम कंपल्शन, यू कैन गो आउट। So you can go out and you can come in easily. There will be no obstacle, no hurdle, no wastage of years. So इसके लिए क्या किया जाएगा, जब आपने पहला साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिया है for the degree students, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। After completing the second year of graduation, you will get a diploma, and after completing the 3 years in a 3-year degree course, you will get the final degree. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हो ड्यू टू सम रीजन, दैट ईयर और 2 years आर नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। आपको एक सर्टिफिकेट या फिर एक डिप्लोमा मिल जाएगा एंड इफ यू कंप्लीट द डिग्री यू विल गेट अ डिग्री। तो इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को एनेबल करने के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को, एंड दीज एकेडमिक क्रेडिट्स they will be stored in the Digi Locker. This is the digital locker launched by Government of India a few years back. तो उसमें आपके एकेडमिक क्रेडिट स्टोर रहेंगे। अगर आपने ड्रॉप आउट कर दिया आफ्टर 2 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड उसके बाद आप वापस आना चाहते हो ग्रेजुएशन करने के लिए, तो आप वहीं से कंटिन्यू करोगे बिकॉज डिजी लॉकर में आपके एकेडमिक क्रेडिट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट अ फ्रेश एडमिशन टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, जो अभी तक हो रहा था इंडिया में। तो आपको एकेडमिक क्रेडिट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इज एमफिल कोर्सेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो इफ एनीवन वांट्स टू परस्यू रिसर्च, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, उसे एमफिल नहीं करनी पड़ेगी, कुछ साल बच जाएंगे। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स रहेंगे। इफ समवन लव्स टू स्टडी, किसी को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, उनके लिए 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स रहेंगे एंड दीज प्रोग्राम्स आर नोन एज लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन और लेस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स विलिंग टू परस्यू हायर स्टडीज। अगर किसी को सिर्फ जॉब करनी है और डिग्री सिर्फ जॉब के लिए चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा 3-year प्रोग्राम फॉर आइंग द जॉब मार्केट। तो अपनी डिग्री 3 साल में कंप्लीट करो और जाके नौकरी ढूंढना स्टार्ट करो। सभी कोर्सेज, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे पीएचडी के लिए हो, ऑल दीज कोर्सेज इन इंडिया आर गोइंग टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। अगेन, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी? If you are doing engineering and you have a interest in history as well, so you can have both these things as major and minor programs. ऐसा नहीं होगा कि history student is not allowed to study biology even if he or she is having interest. So एक इसकी example है कि students they can have major in physics and they can be doing minor in fashion designing if they wish to. तो अभी तक काफी students plan A, plan B करके इस तरह से अपना करियर बनाया करते थे, काफी साल वेस्ट करके। They don't have to do that now. एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेके एक मेजर रिफॉर्म लेके आने की कोशिश की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। There will be option of one common entrance exam for admissions to higher education institutions. तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सभी लीगल कॉलेजेस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम एंड सो ऑन। तो ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट्स डोंट हैव टू गिव डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर डिफरेंट कॉलेजेस और ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो दे विल बी अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रहेगी। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन करेगी और उसको कंडक्ट करेगी, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड ऑल द एरियाज ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्किल ट्रेनिंग। एंड ऐसे एग्जाम्स होंगे एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, 2 बार हर साल होंगे। If a student is not able to perform once,
तो उसे 1 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम 2 बार ऐसे एग्जाम्स लिए जाएंगे फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। अभी प्रेजेंटली अगर इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम की रेगुलेशन की बात करें, देयर आर मल्टीपल बॉडीज लाइक यूजीसी है, एआईसीटीई है एंड देयर आर मोर बॉडीज। तो डिफरेंट बॉडीज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। सो व्हाट इज द रिफॉर्म हियर? रिफॉर्म इज दैट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा एंड दिस विल बी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 डिफरेंट ब्रांचेस, आर्म्स और वर्टिकल्स रहेंगे। द फर्स्ट वन इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल और इसका काम होगा रेगुलेशन करना, नॉर्म्स बनाना, लॉज बनाना। सेकेंड विल बी जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी एजुकेशन के लिए। थर्ड आर्म रहेगी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ग्रांट्स फंडिंग के लिए दिस विल बी द वर्टिकल। और लास्ट वन आउट ऑफ द 4 वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, द लास्ट वन इज नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एक्रेडिटेशन करेगी, तो कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे बाय अनदर आर्म। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ये मॉनिटर करेगी कि कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं और उनको ग्रेड करेगी एंड दिस विल बी नोन एज एक्रेडिटेशन। अब कॉलेजेस को ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस दी जाएगी इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, इन फाइनेंशियल फील्ड एंड इन एकेडमिक फील्ड। दे विल बी गिवन फ्रीडम ओनली if under the graded system they are getting the required accreditation। तो कॉलेजेस के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें, स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें और अपनी आज़ादी ले पाएं। फाइनेंशियल कितनी फीस चार्ज करनी है, कैसे पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एवरीथिंग। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उनके लिए सेम रूल्स होंगे। कॉमन नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल to the private and public higher learning institutions और कोई भी rigid separation नहीं होगी between arts and sciences। So different streams of subjects, they will not be very rigidly separated and there will be no rigid separation between curricular activities and extracurricular activities, between vocational training and academic stream। तो students को और courses को multidisciplinary बनाने के लिए higher education institutions, taking an example of IITs, they are expected to move towards holistic education by 2040 और IITs which are science और engineering institutions of excellence, वहाँ पे कुछ ना कुछ arts या humanity से related subjects courses भी होंगे and vice versa। The institutions which are very good in humanities or commerce, they are also going to have engineering subjects so that students are having multidisciplinary courses, education and environment। एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा फॉर द क्रेडिट्स। देयर विल बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। बैंक्स में जैसे फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं वैसे क्रेडिट्स ट्रांसफर करने की कुछ प्रोविजन बनाई जाएगी अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट बिग न्यूज इज द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज एट पार विद IITs and IIMs to be set up as models of best multidisciplinary education of ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में अब आपको सारी जानकारी है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी जिनमें रिसर्च और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फोकस हो एंड दे एक्ट एज मॉडल्स फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया काफी पीछे है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द गुड कंट्रीज। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश की जाएगी एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर and building research capacity across higher education। तो हायर एजुकेशन में रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखते हो, जो आउट ऑफ इंडिया कुछ एजेंसीज, NGOs पब्लिश करती हैं हर साल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, उसमें इंडिया नहीं आता। वन ऑफ द रीजन इज दैट रिसर्च इज वेरी वीक इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट इज द टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस, दे विल बी अलाउड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। अभी तक ऐसा इंडिया परमिट नहीं करता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉरेन कॉलेजेस आ पाएं। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिट किया गया है, so they will be able to come to India and deliver the excellent education that they are providing।
Last is the high quality programs and degrees in translation and interpretation, art and museum administration, archaeology, artifact conservation, graphic designing, web designing within higher education system will be created. So this was everything about the historic transformational national education policy 2020. Tell us in the comment sections आपको ये वीडियो कैसी लगी. Press the like button and don't forget to subscribe to this channel for all such videos, and to not miss the videos you should be pressing the bell icon. Thank you for watching. We will meet in the next video.